नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। एरोड्रम थाना क्षेत्र में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। यह घटना के वक्त बीएसएफ के जवान तैनात थे, जिन्होंने सभी बच्चों को वैन से सकुशल बाहर निकाला। स्कूल वैन गांधीनगर स्थित बोहरा कॉलोनी से चलकर मानिक बाग की ओर जा रही थी। उसी दौरान वैन में अचानक से आग लग गई। वैन में छोटे बच्चे बैठे हुए थे। जहां घटना हुई वहां बीएसएफ के जवान मौजूद थे, जिन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वैन में से सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। डीसीपी ने बताया कि अब इस तरह की घटना से सबक लेते हुए सभी स्कूल वैन को चेक किया जाएगा। जितने भी स्कूल वैन संचालक, उनकी बैठक लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सुबह जानकारी मिली थी कि एसएनबी स्कूल की जो एक वैन है जो बच्चों को लेके जाती है स्कूल, जो कि बोहरा कॉलोनी से निकली थी और मानिक बाग की तरफ जा रही थी, वो एरोड्रम थाना क्षेत्र में उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण वैन में आग लग गई थी। पर वहीं पर क्योंकि बीएसएफ के जवान वहीं तैनात रहते हैं, बीएसएफ के गेट्स हैं वहाँ पर, जो मौजूद थे, उन्हें तत्काल अपना परिचय देते हुए फटाफट सभी बच्चों को वैन से बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी किसी भी प्रकार का हार्म ना हो। वहीं पर जब क्योंकि आग ज़्यादा बढ़ गई थी, फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट कर दिया गया था, तो फायर ब्रिगेड आई, उसकी आग बुझाई गई है। ये जितने भी वैन संचालक हैं और इन सब के लिए भी अब थाना प्रभारी को बोला है कि एक बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने के बाद इसमें ये पता करेंगे कि भाई इन गाड़ियों का बाकायदा मेंटेनेंस चेक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को लेके जाती हैं, इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सभी गाड़ियों का जिनका मेंटेनेंस चेक होता है कि नहीं। ट्रैफिक पुलिस को भी बताया गया है कि रेगुलरली जो स्कूल्स में ये आ रही हैं गाड़ियाँ, इनकी चेकिंग करेंगे। पर अभी आज फॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है और दुर्घटना, एक बड़ी दुर्घटना जो हो सकती थी, वो बच गई है। बिल्कुल, अगर इसमें लापरवाही मिलेगी तो नेग्लिजेंस की जो एफआईआर होती है वो भी की जाएगी, वाहन मालिक के ऊपर भी की जाएगी। और कभी कभी देखा गया कि वाहन संचालक होते हैं जो कि 8 से 10 वाहन चलाते रहते हैं और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कराते हैं। एक बार फॉरेंसिक टीम से अगर जांच रिपोर्ट में पता चलता है कि ये नेग्लिजेंस के कारण हुआ तो इसमें बिल्कुल कायमी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद पुलिस ने चलाया सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों को लेकर अभियान। शराब की दुकान के बाहर शराब पीने वालों को पकड़कर पुलिस ने की कार्यवाही। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी पुलिस ने बरती सख्ती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस कमिश्नर और तमाम आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और अपराधियों में पुलिस का भय और जनता में पुलिस का विश्वास दिलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले और ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और शराब दुकान के बाहर शराबियों की धरपकड़ शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में शराब आहतों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद शराब पीने वाले शराब दुकान के बाहर ही खुलेआम सड़कों पर शराब पीते नजर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में हमेशा इंदौर पुलिस आगे रहती है और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व कुछ भी काम जो सड़क पे नशा करते हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसके विरुद्ध हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। तो उसी के तहत हमने आज एक चेकिंग अभियान हमारा चला है, जिसमें जितनी भी कोई भी कार्रवाई जो जैसे अपना खुले में शराब पीना या कोई भी ऐसा नशा करना वगैरह के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो पूरे शहर में और पूरे जोन में ये कार्रवाई की जा रही है आज। तो विजयनगर और लसूरिया थाना क्षेत्रों में भी इसी के ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई अभी जारी है और दोनों थाने मिला के 25 से ऊपर प्रकरण हमने खुले में शराब पीने के बनाए और अभी भी कार्रवाई जारी है। एक हमारा हमेशा का ही रेगुलर चेकिंग का एक अभियान ये भी होता है कि जितने भी संदिग्ध लोग हैं या हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं या वो सब उनकी भी चेकिंग की जाती है, ताकि उससे उनकी चेकिंग के दौरान कुछ भी अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और जनरली इसी कार्रवाई के तहत हम क्षेत्र में कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी कार्रवाई, जैसे अगर ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की गई है तो 185 के जो प्रकरण बने हैं वो बनाए गए हैं। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जिस वक्त उसने खुदकुशी की, उसका पति और दोनों बच्चे बाहर गए हुए थे। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल पूरा मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां उमरी खेड़ी की रहने वाली काजल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। काजल का पति पवन डीजे के बॉक्स बनाने का काम करता है। वहीं मृतका काजल के परिवार वाले ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। सिस्टर मेरी क्या नाम था? काजल। काजल। ये सर मर्डर ही हुआ है तो गला घोट के आत्महत्या करी उसकी। दहेज के लिए हाँ कौन सर, करता था? मांगे दहेज बहुत के लिए कर रहे थे, प्रताड़ना? वो जमाई और उसके सास कृष्णा बार कितने वर्ष हुए थे शादी को? शादी को 7 साल सर। अच्छा, कभी बताया नहीं आप? बताया सर, हमने बीच में दिए भी, सही गाड़ी की मांग थी, गाड़ी भी दिलवाई हमने, पैसे भी दिए बीच में 50,000 रुपये मांगे थे, 50,000 रुपये भी दिए, घर भी दिलवाया उनको। लेकिन उसके बाद कैसे सूचना प्राप्त हुई थी आपको? सर उनने तो बताया ही नहीं हमारे कि ऐसा कुछ हो गया। हमारे तो दूसरे का फ़ोन आया था, उनको फ़ोन लगा के पूछा तो वो तो बोल रहे थे करंट लगा है और अभी जिंदा है। और वो बिना बताए इम्बा हॉस्पिटल लिया है। हमारे को तो ये भी नहीं बताया उनने कि ये घटना इतनी बड़ी हो गई वहाँ पर। बड़ी आप उनके पति हुआ ये डीजे बक्सा वगैरह बनाते हैं, वो घर पे ही कारखाना है उनका। दिनांक 29/23 को दिन में करीबन 1 बजे काजल पति पवन और पारवार निवासी उमरी खेड़ा की घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करी। मर्ग कायम किया है। मर्ग जांच सर सोसाइटी का कारण क्या सामने आया? ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। कितनी उम्र थी? 23 साल। क्या नाम था? काजल। शादी को कितने वर्ष हुए थे? यदि 7 साल 6 माह। ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कुछ, क्या कुछ? अपना स्टेटमेंट है, बयान के बाद ही बात। दुर्लभ प्रजाति के खुरासानी इमली 9 पेड़ों को गलत तरीके से हैदराबाद की ग्रीन किंगडम प्राइवेट कंपनी के द्वारा धार जिले के ग्रामीण क्षेत्र से हैदराबाद ले जाकर लगाने का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस नेता रेवती रमन सिंह राजू खेड़ी और जयेश गुरनानी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि धार जिले के धर्मपुरी एवं नालछा के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषयों का कार्य किया गया, जहां दुर्लभ प्रजाति के खुरसानी इमली के 11 पेड़ों को हैदराबाद के लिए ट्रांसप्लांट करने की कवायद की जा रही थी, जिसमें से कांग्रेस नेता की सक्रियता के चलते 2 पेड़ों को बचा लिया गया और 9 पेड़ फिर भी कंपनी द्वारा हैदराबाद ले जाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खुरसानी इमली के पेड़ आदिवासियों की रोजी रोटी चलाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पेड़ों को अवैध रूप से कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया गया है। मामले में कांग्रेस के नेताओं ने मानती है कि इन पेड़ों को पुनः अपने मूल स्थान पर लाकर लगाया जाए, हैदराबाद की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, साथ ही गलत तरीके से अनुमति देने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह मांगे नहीं मानी गई तो वह आंदोलन करेंगे। है और इसी प्रकार का एक मामला हमने देखा है कि मांडव में आपने सुना होगा कि जो खुरासानी इमली है, मांडव की इमली जिसको बोलते हैं, वो एक हमारी धरोहर का हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे पीढ़ियों से उसके बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आदिवासियों की संस्कृति के साथ ही उनकी आजीविका के साधन मांडव की इमली पर भी सरकार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नज़र, बुरी नज़र पड़ गई है और लगातार उसको बिना, जिसको कहते हैं उनको अनुमति का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अनुमति दे रहे हैं, उसके व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और उसको जो अवैध तरीके से काटा जा रहा है, ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह किया जा रहा है। और इस विषय को हमारे साथी संभागीय प्रवक्ता रेवती रमन सिंह राजू खेड़ी ने और जयेश गुरनानी जी ने पहले भी उठाया है और रेवती रमन सिंह राजू खेड़ी लगातार मांडव की जो खुरासानी इमली है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका साक्षात जीता जागता प्रमाण यह है कि जिला प्रशासन, धार जिला प्रशासन की अनुशंसा पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 11 खुरासानी इमली के पेड़ों को, जो कि बेहद दुर्लभ प्रजाति है और हमारे विश्व पर्यटन नगरी मांडव की ऐतिहासिक धरोहर है, उसे हैदराबाद स्थित बॉटेनिकल गार्डन नामक प्राइवेट कंपनी के बॉटेनिकल गार्डन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के जो अवैधानिक रूप से प्रशासन की नाक के नीचे खुरसानी इमली के पेड़ों का, जो कि धार में पाए जाते हैं, उनका ट्रांसलोकेशन जो हैदराबाद में हुआ है वह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी विधि के नियम का पालन नहीं किया गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। मध्य प्रदेश बायोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको कोई भी संज्ञान में यह विषय नहीं लाया गया है, ना ही कोई परमिशन ली गई है। मात्र तहसीलदारों से परमिशन ले करके, इसकी ट्रांसपोर्ट परमिशन ले करके टोटल 11 पेड़ जो है खुरसानी इमली के, वह अवैधानिक रूप से ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं।
शासकीय अर्धशासकीय विभागों संस्थानों की भूमि और भवन में दिव्यांग के लिए 2 स्टॉल आरक्षित रखना अनिवार्य हुआ। दिव्यांगजनों को संस्थानों की भूमि एवं भवन में व्यवसाय करने हेतु मिलेगी निःशुल्क अनुमति। कलेक्टर ने संबंधित शासकीय अर्धशासकीय विभागों संस्थानों के लिए जारी किए आदेश। दरअसल इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाली समस्त शासकीय व अर्धशासकीय संस्थानों की रिक्त भूमि एवं भवन सभागृह आदि को संबंधित विभाग संस्थाओं द्वारा समय समय पर अस्थायी रूप से मेले, प्रदर्शनी व अन्य व्यावसायिक आयोजन हेतु निर्धारित दरों पर राशि प्राप्त कर अनुमतियां जारी की जाती हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांग कलाकारों, व्यवसायियों एवं उद्यमियों को उनके हुनर एवं अपने व्यवसाय को बढ़ाए जाने तथा सहयोग किए जाने के उद्देश्य से संबंधित विभाग संस्थाओं द्वारा अस्थायी रूप से जारी की जाने वाली अनुमतियों में अनिवार्य रूप से कम 2 स्टॉल दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। डेफिनेटली, जैसे हम लोग लगातार इन लोगों के संपर्क में हैं, इनकी लाइफ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अभी हम लोग 2-3 लास्ट प्रोग्राम में भी अनाउंस किया कि इनकी कितने भी चीज़ें बनी हैं, प्रदर्शनी है, तो कलेक्ट्रेट में एक स्पेस दे रहा है। एंड जैसे एक सेल काउंटर है ना, फ्री सेल काउंटर्स है ना, सारे मेलों में करने के लिए हम लोग ने अनाउंस किया है कि रोटेशनल बेसिस पे ना सारे लोगों को दिया जाएगा। तीसरा जॉब है, अभी जैसे मुख्यमंत्री कमाओ सीखो अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, उसमें हम लोग लगातार रिज्यूम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड हम लोग लास्ट टाइम TCS, इन्फोसिस, उन लोगों से भी अभी बात कर रहे हैं और भी कंपनी से बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को है ना एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट लेवल पे ना कंपनीज ऑब्जर्व करें, इंडस्ट्रीज है ना ऑब्जर्व करें। एंड इनका है ना एक तो स्किल डेवलपमेंट और उनकी ना जॉब भी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। आने वाले समय पे ये उनकी निरंतर है ना एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। तो उनका इवन जैसे अर्नब संस्था भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं कि उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट है ना चूज़ किया। इंदौर इस दिशा में आगे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के काम है और प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करना और अपॉर्चुनिटीज़ है ना देने के क्या क्या मौका मिलेगा वो सारे करेंगे। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बदमाश पर 5 से अधिक अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ाए बदमाशों से तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित अहिल्या पल्टन कॉलोनी में 26 जून को 2 परिवारों में जमकर खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया था, जिसमें धारदार हथियार से गजानन पुरिया उम्र 55 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। तो वहीं 2 दिनों के बाद इलाज के दौरान घायल गजानन की मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विजय, देवांग, संजू और कार्तिक नामक युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे हत्या में प्रयोग हुआ धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। पूरे मामले में जमीनी विवाद को लेकर ही खूनी संघर्ष के दौरान हत्या की घटना बताई जा रही है। इसमें ये घटना दिनांक 25 की और 26 की जो दरमियानी रात है उसमें घटना हुई थी। इसमें रात में 12:30 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में पथराव हो रहा है और चाकूबाजी की भी घटना मिली थी। जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जब तक मौके पर पहुंची थी, वहां से सभी पक्षकारों को जो भी थे दोनों पक्ष के, उनको थाने लेके आए थे। उसमें दोनों में मुकदमे कायम हुए थे। यहाँ तक कि गंभीरता को देखते हुए कि कोई ऐसी घटना वापस नहीं हुई, उसमें बल्ले तक का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें ये पता चला था कि दोनों पक्षों के बीच में जायदाद को लेकर और जमीन संबंधी विवाद है। उनका एक पुश्तैनी मकान का जो संबंध में विवाद था, उसमें मुख्यतः ये बात सामने आई है कि दोनों चचेरे भाई के लड़के थे जिनके बीच में विवाद था, जो उस पर कब्जा करना चाहते थे। उसमें जो मृतक हैं गजानन पुरिया, ये 58 इयर्स के थे, जो कि अहिल्या पल्टन के रहने वाले थे। इनको भी जांघ पे और पेट पर मुख्यतः जो गंभीर चोट थी वो पेट पर थी, जिसमें बड़े चाकू से इन पे वार हुआ था। इसमें जो आरोपी हैं, 4 आरोपी, जिनको अब क्योंकि उनकी डेथ हुई, अनफॉर्चुनेटली उनका इलाज चल रहा था MYH और उसके बाद सुयश अस्पताल में, पर उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इसमें धारा बढ़ाकर इसमें 302 की धारा लगाई गई है और वीडियो फुटेजेस और CCTV के माध्यम से जो भी लोग उसमें समझ आ रहे थे कि जो इस घटना में शामिल रहे हैं, उन 4 को अरेस्ट किया गया है। लेके आने के बाद जो यहाँ के फुटेजेस थे, इनके पूरे मोबाइल के कारण जो लोकेशंस मिली थी, उससे पता चला कि हाँ, ये उस दिन घटनास्थल पे मौजूद थे। इनके द्वारा जो हथियार भी प्रयोग किए गए थे उनको बरामद किया गया है। इसमें 4 लोग मुख्यतः आरोपी बने हैं। एक का नाम है विजय, दूसरे का नाम है देवांग, तीसरे का नाम संजू और चौथे का नाम कार्तिक। इसमें जो है ये सभी आपस में भाई हैं और दोनों के बीच में विवाद था। और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि इनके जो आरोपी हैं, इनको भी चोट आई थी।
दूसरे पक्ष के द्वारा भी हमला किया गया था तो इनको चोट आई थी, तो दूसरे पक्ष के तरफ से भी इन पे मुकदमा कायम किया गया है इनकी तरफ से। निगम आयुक्त ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अलग अलग टीम बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश। खुदाई के दौरान बैरिकेडिंग नहीं करने पर L&T कंपनी को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। दरअसल इदरीस नगर में हुए हादसे के बाद से ही निगम के जिम्मेदारों द्वारा शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त ने अलग अलग स्थानों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि वह कार्य चलने के दौरान आवश्यक बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था करें। साथ ही जिस स्थान पर काम पूर्ण हो चुका है उसके रेस्टोरेशन का काम भी जल्द करें। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त ने अन्य बड़ी शहरों में गड्ढे भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का भी इस्तेमाल करने की बात कही। इसके साथ ही आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और जहां पर भी कार्य चल रहे हैं वहां का निरीक्षण करके रेस्टोरेशन का कार्य कराने के साथ ही स्थल पर चल रहे कार्य के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम करवाएंगे। इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। परसों से जब बारिश ज़्यादा हुआ था तो इसमें हम लोगों ने दो तरह की चीज़ें भी टेकअप की हैं। सबसे पहला जो एक नॉर्मल फ्रंट होता है वो ये है कि सबसे पहले तो आप उसको सेव करिए, मतलब टिल द टाइम हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है कोई नेचुरल घटना ना हो, इस कारण से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। बट हैविंग सेड दैट, अभी कल ही हम लोगों ने डिटेल में जब इसके सारे जेडोज़ और सारे इंजीनियर्स के साथ में भी रिव्यू किया है, सारे पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हुए और जो हमारे गड्ढे भरने की भी जहाँ पर विशेषकर बारिश के बाद कई सारी जगहों पे गड्ढे समझ में आ रहे हैं उसमें भी भरने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उसके लिए भी हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल, जो बड़े शहरों में होता है, जो कि कोल्ड सीमेंटिंग या फिर हम अगर कहें कि उसमें कुछ स्पेशल हार्डनर्स डाल के जिसको कि वो जल्दी कंपैक्टिंग भी करता है। इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करके भी काम को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं और कल ही इसका बहुत डिटेल रिव्यू हमने किया है। इसका एक इंटरनल हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है जिसमें प्रत्येक जोन के पॉइंट्स दिन में दिए जाते हैं और शाम तक उसमें काम करके उसको वापस रिवर्ट बैक करना पड़ता है, तो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटरिंग में भी हम लोग रख रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।